यहाँ पर प्रश्न दे रहा है आपका, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो रासायनिक गुण देखिए, इस प्रश्न पर थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ड्यूटेरिया का जो आया था 5000 सीरीज वाला, उसमें भी इस प्रश्न में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मारा है, और ये जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बुक है इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मारा है। लेकिन आप यह गौर कीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं रहेगा तो उसमें आप प्रोटॉनों की संख्या को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस किताब में इसको क्या ठीक किया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ठीक किया है। तो इसलिए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर सही है। लेकिन आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं आपको प्रोटॉनों की संख्या में मिलेगा तो आप टिक कर दीजिएगा, लेकिन वरीयता दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर दे देगा तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को टिक कर दीजिएगा। चलिए इसके बारे में देखिए, ग्रेफाइट जो है मुलायम ठोस है, और ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। यह सहसंयोजक बंधन जब दो इलेक्ट्रॉन सदृश या अदृश्य परमाणु अपनी महत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तो उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है, अतः वे विभिन्न स्थानीय अवस्था में रहते हैं तथा त्रिविम समयता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पेंसिल का लेड होता है। तो पेंसिल का लेड किससे बनाता है, आपका ग्रेफाइट से आपका बना होता है। ग्रेफाइट मुलायम ठोस है। ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। कार्नेटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम वराइल यूरेनिल बेंटेड होता है। बेरिलियम धातु का मुख्य अवश्य है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत मानी जाती हैं। तो आपका ये प्रोटीन का मानी जाते हैं। किसका मानी जाते हैं, प्रोटीन का। ऑप्शन 3 आपका सही है। और वसा का सबसे अच्छा स्रोत तैलीय पदार्थ होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 मिलाकर कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की होती है। और बात करें विटामिन की, तब विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तन्ना अपरिवर्तित भूमिगत तन्ना है। तो तन्ना के बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आलू। मूली जड़ है, गाजर जड़ है, शकरकंद जड़ है। तो आप इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही है। और पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। रोजेसी कुल में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती आदि आते हैं। सोलेनेसी कुल में आलू, मिर्चा, बैगन, धतूरा, बेलेडोना, टमाटर आदि पाए जाते हैं सोलेनेसी कुल में। और आपका कुकुरबिटेसी कुल में आपका आ जाएगा तरबूजा, खरबूजा, टिड्डा, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, करेला इत्यादि। और कंपोजिट कुल में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहलिया आदि आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटियों में आपका जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, फॉर्मिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाते हैं। अचार में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सेब में आपका मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ भर, माई सीजर्स नॉट शार्प। तो 6 नंबर प्रश्न देखिएगा कि सीजर्स हमेशा प्लुरल माना जाता है, और इसके साथ भर भी प्लुरल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जैसे में कहेगा कोई लोग ना कि मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, तो आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। उसी प्रकार यह है कि मैं फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करता हूँ, तो आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर। वन हु कॉपीज मतलब दूसरे को कॉपी अदर से किया गया है। तो 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। दूसरे की लिखी सामग्री की नकल करने वाला प्लेगरिस्ट कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सेलेक्ट द साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। एनोए का क्या होगा। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा बी। एनोए मतलब चिढ़ाना या तंग करना होता है, और इसका साइन हो जाएगा इरिटेट, वेक्स और एक्सपेक्ट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिटेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सेलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आप गवर्नमेंट कैसे लिखते हैं, तो उस देखिए यहाँ पर सी नंबर में देखिए यहाँ पर एन की गड़बड़ी कर है। GOVERN होता है पहले, उसके बाद एम, गवर्नमेंट लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका
यहाँ पर सी जो है गलत आंसर है। नेक्स्ट है 176 मीटर परिधि का एक वृत्ताकार पार्क है जिसे 3.5 मीटर चौड़ी एक सड़क के चारों ओर घेरती है और 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क को पक्का करने की लागत क्या है। तो इसको आप बनाइएगा तो सबसे पहले आप वृत्त की परिधि दिया है तो इससे आप आर निकाल लीजिएगा, आर निकाल लीजिएगा। उसके बाद आर आ जाएगा ना, तो वो 3.5 जो वृत्तावा के बाहर बना है ना, तो 3.5 को जो आरवा है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा बड़ा आर निकल आएगा। अब पूरा बड़ा आर निकल आएगा तो अब क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को आप घटा दीजिएगा तो आपका बीच वाला का क्षेत्र निकल जाएगा। अब बीच वाला का क्षेत्र जितना आएगा ना उसमें 60 से गुणा करा दीजिएगा, आंसर आपका निकल ही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही है, 39,270। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो डी नंबर हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने पर व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा। आप इसको विकर्ण निकाल कर विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका दूरी होगा और दूरी बटा में चल कीजिएगा, आपका समय निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 86। देखिए यहाँ पर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 86.5 सेकंड आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 24x प्लस 4 का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम कहाँ पर है, तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x बराबर 2 पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि संख्या 1 से 3,181 3 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। ये 3 से विभाज्यता के नियम जानते हैं। इसमें देखिए करना ये होता है कि सबको जोड़िए और 3 से कट जाएगा, माने 3 का गुणज कीजिए, जैसे में 3 जो है ना 3 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 8 और 1 को जोड़िए तो 9 बनकर ये भी कट जाएगा, 9 3 से कटता है ना। अब बचेगा 1, 1 में आप कितना जोड़िएगा, 1 में आप कितना जोड़िएगा कि वो 3 या 3 के गुणज हो जाएगा। तो 3 में आप कितना जोड़िएगा, 1 में कितना जोड़िएगा, 1 में आप 2 जोड़िएगा तो 3 बन जाएगा, 3 3 से कटता है तो x का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 75, 73, 76, 79, 81, 89 तथा 51 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो इन सबको एस्टेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब अवरोही या आरोही क्रम में पहले सजाइएगा, पहले छोट तब उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, इस तरह कीजिएगा। तो इसका आंसर 15 का हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी आपका 76 निकल कर आएगा। बीच वाला संख्या क्या मिल रहा है, आपका 76 मिल जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुख दुख कौन समास है। तो यहाँ पर देखिए बीच में डैश मिल रहा है, लेकिन सुख का ऑपोजिट दुख है, तो ये आपका द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें अगर द्विगु समास की, तो द्विगु समास में आप देखिए पंचवटी हो जाएगा, अठन्नी हो जाएगा, चवन्नी हो जाएगा, पंचवटी, फिर से उसके बाद पंचभुज, चतुर्भुज, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, तहस नहस हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तहस नहस हो जाना का मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। क्या हो जाना, नष्ट होना। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि टोपी शब्द का बहुवचन बताना है। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टोपिया। क्या हो जाएगा, टोपिया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तारीख मसूदी नामक पुस्तकें लिखी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैधकी। अब्दुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैधकी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने कारकोट वंश की स्थापना किया था। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्लभ वर्धन। क्या हो जाएगा, दुर्लभ वर्धन, 20 का डी नंबर हो जाएगा। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था और दुर्लभ वर्धन का उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ, जिसने प्रजापतिद्वितीय की उपाधि धारण किया और प्रतापपुर शहर की स्थापना किया। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड जो लगभग 724 में सिंहासन पर बैठा, उसका साम्राज्य पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, उत्तर पूर्व में तिब्बत और उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान तक विस्तृत था।
उसके समय में सूर्य देवता के लिए मार्तंड मंदिर बनवाया गया तथा उसने लगभग 740 में कनौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया। इन्होंने परिहासपुर नगर बसाया था। कारकोट वंश के अंतिम शासक जयापीड़ विनयादित्य को माना जाता है। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। हर्ष के समय कामरूप यानी असम में भास्कर वर्धन का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री से कर दिया जाता है। यह प्रश्न आपको पिछले भी सेट में मिला होगा कि वहाँ पर 4 डिग्री से 9 डिग्री कह रहा है और 9 डिग्री से 4 डिग्री कह रहा था। तो इसमें भी वही नियम है। पहले आयतन क्या होगा, तो पहले आयतन आपका 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। आयतन क्या होगा, पहले घटेगा बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसलिए इस ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 21 का। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है। जल का घनत्व 9 डिग्री से 4 डिग्री तक जाने में आयतन पहले घटेगा, फिर 4 डिग्री पर न्यूनतम हो जाएगा, जिससे घनत्व महत्तम हो जाएगा। जल के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर आयतन पुनः बढ़ने लगता है। जल के बर्फ में बदलने पर आयतन बढ़ता है। बर्फ के पिघलने पर आयतन घटता है। जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है और भारी जल का D2 होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल। और एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र CH2OH और CH2OH होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि गर्म करने से, देखिए यहाँ पर प्रश्न है गर्म करने से विस्तारण। तो 23 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का घनत्व घटा देता है गर्म करने से। और इसके बारे में बात, गर्म करने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने से घनत्व क्या होता है, घट जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सबसे अधिक घनत्व ओस्मियम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, थर्मोकपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 24 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीबेक प्रभाव। 24 क्या हो जाएगा, सीबेक प्रभाव। थर्मोकूल थर्मामीटर सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। सीबेक प्रभाव में तार के 2 जंक्शन बना लिए जाते हैं, जिसमें एक को उच्च तापमान पर तथा दूसरे को निम्न तापमान पर रखा जाता है। उच्च तापमान वाले जंक्शन से निम्न तापमान वाले जंक्शन की ओर ऊष्मा विद्युत प्रवाहित होने लगती है। और न्यूटन का तृतीय गति नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया संबंधित है। धातु के प्लेट पर जब निश्चित धातु ऊर्जा का आयतन घटाया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विद्युत क्षेत्र E व धारा घनत्व J के मध्य क्या संबंध है। तो 25 का ऑप्शन बी आपका सही है। ये समानुपाती का संबंध है। क्या है ऑप्शन, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, इस प्रश्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, P शक्ति वाले N बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है। इसके द्वारा ली गई कुल शक्ति क्या हो जाएगी। तो 26 का ऑप्शन बी आपका सही है। P/N आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है। जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का भार क्या होगा। तो यह समान रहेगा। लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है, जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का आभासी भार क्या होगा, ये समान रहेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और घनत्व के घटने पर आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जिससे घनत्व क्या होता है, घट जाता है। और जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और वस्तु का वायु में भार W1 और वस्तु का जल में भार W2 हो तो आभासी भार होता है W1 - W2। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो यह व्यवहार किस प्रकार करेगा। तो 28 का आपका बी हो जाएगा, P टाइप अर्धचालक की तरह। किसके तरह, P टाइप अर्धचालक की तरह। और याद रखिएगा कि P टाइप अर्धचालक के निर्माण में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में गैलियम, एल्युमिनियम एवं बिस्मुथ। और नेक्स्ट आपका कि N टाइप अर्धचालक के निर्माण में पंच संयोजी अशुद्धि में मिलाया जाता है, जैसे कि सिलिकॉन एवं जर्मेनियम में P और N को मिलाना। अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध में कमी आती है तथा चालकता में वृद्धि हो जाती है। अर्धचालक की विद्युत चालकता चालक एवं कुचालक के बीच का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इलेक्ट्रॉनों के तापायनिक उत्सर्जन का कारण क्या है। इलेक्ट्रॉनों के तापायनिक उत्सर्जन का कारण क्या है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च ताप। क्या होता है, उच्च ताप। 29 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के तापायनिक उत्सर्जन का कारण उसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। जब निश्चित ऊर्जा का प्रकाश
धातु के प्लेट पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यह नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यदि तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है, और यदि तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण और मंदक को ज्ञात करना है। इसको देखिएगा, आराम से इसको बनाइएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। 31 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा वर्षा ज़्यादा एथु नहीं चाहिए, एकरा खातिर मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए। और गेहूं जो है विश्व का प्रमुख खाद्य फसल होता है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन की बात करेगा तो पंजाब 1 नंबर पर आपका आएगा। और प्रति हेक्टेयर तो बताइए दिए, गेहूं जो है आपका रबी का फसल होता है। गेहूं क्या है, रबी का फसल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। आपका जो चाय है ना, ये बराक घाटी जो असम में पड़ता है, ये आपका मुख्य फसल है। और इसके बारे में बात की जाए कि चाय की खेती भारत में 1835 में असम राज्य में प्रारंभ हुआ था। पटसम का उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश है। चाय का उत्पादन राज्य में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश है। गन्ना का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब है। कपास का उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है। लहसुन में जो गंध आता है वो किसके उपस्थिति के कारण आता है। तो 33 का आपका बी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में बात कीजिएगा कि लहसुन एक बीजपत्री पौधे हैं, यह लिलिएसी कुल के पौधे हैं। इसका वानस्पतिक नाम हो एलियम केपा है, एलियम केपा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। तो पित्त पिंड जो है आपका अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में आपका पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अग्नाशय। तो इसके बारे में बात कीजिएगा कि पित्त पिंड जो होता है अग्नाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति होती है। अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है, और ये हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। अंडाशय मादा के उदर गुहा में स्थित होता है, और अंडाशय से स्रावित एस्ट्रोजन गैफियन पुटिकाओं की थिक्का इंटरनल से निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन का स्राव कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। यूजेनाल। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यूजेनाल। 35 का बी ऑप्शन सही है। और लौंग का कली का मसाला में प्रयोग होते हैं, और लौंग का वनस्पतिक नाम सिजिलियम एरोमेटिकम है, सिजिलियम एरोमेटिकम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो 36 का ए हो जाएगा हाइड्रोजनवा। किसका, हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग उच्च ताप प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में गैस ज्वालक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समदाब रेखाओं को दर्शाने के लिए दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। तो 37 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, समान रेखा मानचित्र का। क्या हो जाएगा, समान रेखा मानचित्र का। समदाब रेखा के समीप रहने का दाब प्रवणता अधिक होता है, दूर रहने पर दाब प्रवणता कम होता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसे आता है। वॉशिंग मशीन आपका अपकेंद्री के काम पर काम करता है, अपकेंद्रण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का आविष्कार हार्ले मिशन कंपनी ने की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और कुछ हम बात कर लें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा खोजा गया, विद्युत आकर्षण के नियम कूलॉम द्वारा, आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा, तापायनिक उत्सर्जन एडिसन के द्वारा, बेतार का तार यानी मार्कोनी द्वारा। मैंने रेडियो की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो 39 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। और इसके बारे में बात कीजिए, रक्त समूह ओ के व्यक्तियों में कोई प्रतिजन नहीं होता है। और लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार का प्रतिजन का पता लगाया था। ए बी और ए बी ग्रुप के रक्त कोशिकाओं में प्रतिजन पाए जाते हैं। किसमें किसमें? ए बी, ए और बी, मतलब ओ को छोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है? ये तीनों देश में हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। और बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, तो वो है भूर पर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन 1 नंबर पर है, उसके बाद आपका सिलिकॉन आ जाएगा, उसके बाद ही एल्युमिनियम का स्थान है। तो 41 में बात करें, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूर पर पट्टी कहते हैं, जो 34 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम और सीमा क्षेत्र में सियाल तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। भूर पट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.6%, दूसरा सिलिकॉन आपका 27.72% और तीसरा एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य नामक तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। इसके बारे में बात कीजिएगा कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन टिका हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रैक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। प्रैक्सिमा सेंचुरी 4.25 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। गैर योजना व्यय के अंतर्गत दिए गए सभी विकल्प आपका सही है। गैर योजना व्यय एक जननिक शब्द है जो जिसमें सरकार उन सभी खर्चों को शामिल करता है जो योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। ब्याज, पेंशन और राज्यों के वैधानिक अंतरण पर कुछ भाग, आंतरिक सुरक्षा पर और कुछ विदेशी संबंधी मुद्रा आदि का खर्च गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले को नीचे लिखे गए सभी रोगों में से किस रोग की होने की संभावना है? एक को छोड़कर, इसमें फ्लूरोसिस को छोड़कर ये सभी रोग आपका हो जाएगा छिछले हैंडपंप से पानी पीने से। हाइजा हो जाएगा, कामला हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। तो इसके बात करें कि हाइजा विब्रियो नामक जो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु होता है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। और फ्लोरोसिस जो रोग होता है वो फ्लोराइड की अधिकता से होता है। टाइफाइड को आंत की बुखार कहते हैं, आंत इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं। यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। इसे मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी कहे थे। कौन कहे थे? आपका महात्मा गांधी ये बात कहे थे। और बात करें कि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय तथा दल विहीन राजनीतिक पर अपना विचार कसा था। और जेपी आंदोलन 1974-75 में चलाया गया, जिसका परिणाम केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेस सरकार की स्थापना होना था। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति का नारा दिया था। इन्होंने जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और स्वतंत्रता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो कि एक भारतीय थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पाक खाड़ी किनके किनके बीच स्थित होता है? तो पाक की खाड़ी आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो यह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित होता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें यह छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच स्थित होता है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच स्थित होता है। और लक्षद्वीप सागर जो है, लक्षद्वीप सागर ये लक्षद्वीप व मलाबार तट के बीच स्थित होता है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ओजोन परत के विनाश, ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। क्या है? CFC। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अणुसूत्र HGO होता है। यह मलहम तथा जहर के रूप में उपयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है। यह शल्य चिकित्सा में उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है और इसका उपयोग आग बुझाने, सोडा वाटर बनाने तथा हार्ड स्टील के निर्माण में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
1868 में किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेक्सले ने। किसने बनाया था? हेक्सले ने इस बात को बताया था। और जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य में लगभग 90% जल होता है और जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक अनुपात 81:19 होता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और केंद्रक की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो द्रवों के उछाल संबंधी नियम आपका आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। न्यूटन के गति का नियम जो है वो प्रतिपादित करता है कि चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और नेचुरल सिलेक्शन के नियम के लिए आपका ये प्रसिद्ध है। कापरनिकस ने सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ग्रहों की गति से संबंधित नियम आपका केपलर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, न्यूटन को तो बताया दे, न्यूटन के गति के नियम से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका में कर रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 29 जून को मनाते हैं। किस दिन को मनाते हैं? 29 जून को आपका मनाते हैं। इस दिन आपको पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था और पीसी महालनोबिस भारत के सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 जून को आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आपको मनाते हैं। और आपकी बात करें हम लोग कि नेक्स्ट प्रश्न की, तो वह है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जानते हैं? तो हम लोग ये बाल गंगाधर तिलक जो है, जिसको लोकमान्य तिलक बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग भारतीय अशांति के जनक के रूप में जानते हैं। और सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जनक माना था, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और सिरोल द्वारा अशांत भारत पुस्तक लिखी गई थी। इसी विषय पर तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा जारी किया था, जिसमें वे हार गए थे। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किए थे। और इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक में सिरोल ने संस्था संगठन के रूप में आर्य समाज को अशांति का पिता कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में जानिए। इनने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे, ये दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शिवाजी के अष्ट प्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी था? तो ये आपका किस विभाग का था? तो 52 का ऑप्शन बी सही है। आय व्यय का हिसाब रखने वाले को अमात्य कहा जाता था। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो अष्ट प्रधान थे, उनके क्या क्या कार्य थे वो हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुत एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो पेशवा जो प्रधानमंत्री का पद था, ये राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सर ए नौबत जो है वो सेनापति का पद था। और अमात्य जो था वो राजस्व मंत्री ने आय व्यय का लेखा जोखा देखा था, आय व्यय का लेखा जोखा देखता था। वाक्यानुवीस था, सूचना और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। सुरुनवीस जो सचिव था वो राजकीय पत्र व्यवहार का प्रभारी था। और सुमंत जो था ना, वे विदेश मंत्री था। पंडित राव जो धार्मिक कार्यों का प्रभारी था। और न्यायाधीश जो है न्याय विभाग का प्रधान था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी का है। किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र नदी का आपका है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा चापाकार डेल्टा है। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी ज्वारनद नदी है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा जो है वो पंख जैसा होता है, पंख डेल्टा का उदाहरण है। और नदी वृद्धावस्था में मंद गति से बहती हैं और कई वितरिकाओं में बटकर अपने साथ लाए ठोस पदार्थों का तल में जमाव करने लगती हैं। वितरिकाएं छोटे छिछले चैनलों की श्रृंखला है जो नदी के मुख्य धारा से दूर होती हैं। चीन के जो येलो नदी है वो परितत्य डेल्टा का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि तूफान को नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहते हैं? तो ऑप्शन सी आपका यानी पूर्वी भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नॉर्वेस्टर आपका कहाँ चलता है? बताइए, पूर्वी भारत करेक्ट आंसर हो जाए। तो तीव्र आर्द्र हवाएं तथा गरज के साथ वर्षा हो जाने वाली हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, जो कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। और कर्नाटक में इन हवाओं को चेरी ब्लॉसम एवं काफ़ी वर्षा कहा जाता है तथा दक्षिण भारत में आम्र वर्षा केरल में इसको कहा जाता है। उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। और राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध भूमध्य सागर से है और पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न वर्षा रबी फसल के बहुत लाभदायक होता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए। तो ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापे जाते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। तो चावल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आपका नहीं लगता है। निगम कर केंद्र के आय का मुख्य स्रोत है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उदाहरण भारत में विनिर्मित माल से किया जाता है, और कंपनी टैक्स से पूर्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत थी। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के अधीन केंद्रीय उत्पाद शुल्क का संग्रहण किया जाता है। 2004 के बजट में उत्पाद शुल्क के साथ शिक्षा उपकर भी शुरू किया गया था, और राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत आपका बिक्री कर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? तो मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार आपका ये आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन एवं संचालन एक 20 सदस्यीय केंद्रीय जो निदेशक बोर्ड करता है। आरबीआई देश का नोट निर्गमकर्ता पदाधिकारी है, और केवल 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा का डिजाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंध के लिए आरबीआई उत्तरदायी है। आरबीआई मुद्रा की स्वच्छता, असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति और नियंत्रण रखती है। 1 रुपये के सिक्कों, नोटों सहित सभी प्रकार के नोटों और सिक्कों का परिचालन के लिए आपका आरबीआई उत्तरदायी होता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा विनिमय का भी प्रभारी है। 1 जुलाई 2006 को रिजर्व बैंक ने एक नया उपभोक्ता सेवा विभाग की स्थापना किया था, और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपका शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो आपका जो परिवहन है ये आपका तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। ये पहला जो आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है परिवहन। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर ले कि परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा जो क्षेत्र है वो आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग धंधे विनिर्माण क्षेत्र आते हैं। भारत में सबसे अधिक जीडीपी में योगदान आपका सेवा क्षेत्र का है, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस, जो बंगाल के ये स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने दिया था। उसके अनुसार सामाजिक व्यापार को एक गैर लाभांश कंपनी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक सामाजिक समस्या को हल करने हेतु बनाई गई है। यह एक ऐसा कारोबार है जिसमें न तो हानि होती है न ही लाभ होती है। इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक स्थापित कर बैंकिंग के नई डिजाइन स्थापित करने हेतु विश्व भर में अलग पहचान बनाई है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना मोहम्मद यूनुस द्वारा 1983 में किया गया था। इस बैंक के माध्यम से सूक्ष्म वित्त ऋण की व्यवस्था द्वारा बांग्लादेश में गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इसके द्वारा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक जीवन में भारी बदलाव आई है। मोहम्मद यूनुस को 2006 में इन कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हम निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय यानी मनरेगा की बात करें तो मनरेगा आपका 2 अक्टूबर 2009 को मिला था। इससे पहले यह नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ था। और यह योजना भारत में बिना वर्गीय भेदभाव किए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों यानी 100 दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी या रोजगार प्रदान करती है। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लाया गया था। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदापल्ली गाँव से प्रारंभ किया गया था, और यह रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ 200 गाँव में लागू किया गया था, जो 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विस्काउंट। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विस्काउंट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी किया था कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। ग्रेनिल ऑस्टिन में यह टिप्पणी किया था ग्रेनविल ऑस्टिन कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, और साथ ही माने सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है।
तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं तो ये आपका कौन है? माउंट कैटोपैक्सी। क्या हो जाएगा? माउंट कैटोपैक्सी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कैटोपैक्सी की ऊंचाई है 19,613 फीट। 19,613 फीट। किलिमंजारो अफ्रीका में शांत ज्वालामुखी है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है जो एडिस पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। एडिस पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर स्थित है। ग्लेशियर, जब सक्रिय ज्वालामुखी में जल और वाष्प अधिक मात्रा में आती है तो इसे ग्लेशियर कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फ्यूजियामा जापान की प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर में आपका रिंग्स ऑफ फायर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पुनर्जन्म किसका घोतक है? तो प्रकृति में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 63 का क्या हो जाएगा? बी। पुनर्जन्म का अर्थ होता है फिर से जन्म लेना। धर्मशास्त्रों के अनुसार कर्मों के फलों को प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा में मिलना होगा। मोक्ष मानव की चिंतन का चरम बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न आपका किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है तो किस सदन को माना जाता है तृतीय सदन? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के कारण विधायिका का तृतीय सदन कहकर इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका का फेडरल कोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार फेडरल कोर्ट का है। फेडरल कोर्ट व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा प्रसारित आज्ञाओं की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार रखती है। न्यायिक सक्रियता ने फेडरल कोर्ट को शक्ति और बढ़ा दी है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय का शक्ति और अधिकार एवं पुनर्विलोकन शक्ति अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? तो आपका मनमोहन सिंह को माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। और राम मनोहर लोहिया पहले स्वतंत्रता सेनानी थे किंतु बाद में समाजवादी नेता बन गए थे। 1964 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखा था और दास कैपिटल का प्रकाशन सर्वप्रथम 1867 में हुआ था। वे जर्मन का समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक है? तो आपका लोहा के, किसमें? लोहा के अपचयन में सहायक होता है। लोहा जो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। दस्ता इंसुलिन कार्यकी के लिए उपयोगी होता है। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो की कला शैली कैसे थे? ये क्यूबिज्म था। क्या था? क्यूबिज्म। ऑप्शन बी आपका सही है। पाब्लो पिकासो स्पेन का चित्रकार था जिसकी कला शैली को क्यूबिज्म आपका कहा जाता है, क्यूबिज्म कहा जाता है। और 1906 ईस्वी में एविगन की महिलाओं चित्र बनाना प्रारंभ किया था। और 1909 में पिकासो ने कला के क्षेत्र में धन्यवाद यानी क्यूनबीज का प्रवर्तन किया था। नाजी विरोध में गुएर्निका का चित्र बना जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की भावयात्रा का चित्रण है। और इन्होंने 1955 में ऑयल पेंटिंग बनाया जो 18 करोड़ डॉलर में बिकी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में लाइन अभिकरण है? तो इस प्रश्न के आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि भारत में लाइन अभिकरण का उदाहरण आपका निदेशालय है, जबकि अन्य तीनों कार्यरत अभिकरण है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईख के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है और आनुवंशिकता गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ईख की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन भारत में बात करें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें हैं। चीनी विकास कोष की स्थापना 1982 में किया गया था। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। 20 अगस्त 1998 में सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया था और देश में चीनी की सबसे अधिक मिलें महाराष्ट्र में, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये किसी भी प्रकार की जा सकती हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जून
2004 को ब्रिटेन में प्रथम स्टेम सेल की स्थापना की गई थी। स्टेम सेल बैंक को भ्रूण का बैंक कहा जाता है। भारत में नागपुर तथा पुणे के वैज्ञानिक केंद्र पर स्टेम सेल को ऊपर शोध चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन के बीच 4:7 में किया गया था और जेन इथेन को 1 रुपया देता है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। वह धनराशि आपको ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 72 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये 9, 41, 40 का ट्रिपलेट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 73 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेकंड। क्या हो जाएगा 20 सेकंड आपका सही है। 74 का आपका क्या हो जाएगा 74 को कीजिएगा तो ये sin 30 डिग्री पर मान आपका ये करेक्ट बैठ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2 आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका समांतर श्रेणी में इसको बताना है, तो 75 का आपका ऑप्शन ए आपका आ जाएगा 137 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पर डी का मान देख रहे हैं 11 में से 5 घटे 6, 17 में से 11, यानी डी का मान आपका 6 निकल कर रहा है, ए का मान आपका 5 निकल रहा है। तो सूत्र आप बैठा दीजिए, ए प्लस 22 डी कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका वकील का भाववाचक संज्ञा बताना है, तो वकालत हो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें शुद्ध वाक्य चुना, तो अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद, अमृत लाल के पिता का नाम प्रेमचंद है। 77 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका विजातीय शब्द को चुनना है, तो इसमें से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से आप चुनिएगा। तो यहाँ पर गाय जो है स्त्रीलिंग है, बाकी बैल घोड़ा सिंह सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मीय शब्द का भाववाचक क्या होता है आत्मीयता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर औदार्य जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का डी, और औदार्य का मतलब उदारता या श्रेष्ठता होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हरा कर किस शहर पर अधिकार कर लिया था, तो आपका कोलकाता पर अधिकार कर लिया था। क्या होता है कोलकाता पर अधिकार कर लिया था। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कोलकाता पर अधिकार कर लिया, इसका नाम अलीनगर रख दिया था। सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर रखा था और उसके प्रबंधन का कार्य एक अधिकारी मानिक चंद्र को सौंप दिया था। ब्लैक कोठरी की घटना जून 1756 में हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लास्टिक का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके द्वारा की गई थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पेरिस की शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि तुर्की के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था तुर्की के साथ। कुछ संधियां हैं, इसको डेट वाइज याद कर लीजिएगा। सेंट जर्मन की संधि 1919 में हुआ था, न्यूली की संधि 1919 में हुआ था, वर्साई की संधि 1919 में हुआ था, लेकिन 1920 में कौन सी संधि हुआ था सेवर्स की संधि और त्रियानो की संधि। त्रियानो की संधि और सेवर्स की संधि 1920 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि में 3 कक्षीय हृदय होता है, तो 83 का क्या हो जाएगा ऑप्शन है उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर जैसे मेढक हो गया आपका, वो क्रोकोडाइल हो गया मगरमच्छ, उसमें 3 हृदय होता है। बकीय पक्षी में आपका 4 हृदय होता है, मछली में 2 होता है, सरीसृप में भी 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में किसे जानते हैं, तो 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ये लॉर्ड मेटकाफ को जानते हैं। किसके लॉर्ड मेटकाफ का शासन की बात करें 1835 से 36 था और भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। जेम्स ही कि भारत में समाचार पत्रों के जन्मदाता माने जाते हैं और 1780 में सर्वप्रथम समाचार पत्र निकला गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा था, तो 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सज्जन सिंह लिखे थे। कौन लिखे थे सज्जन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपका आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है, आपका दृश्यम 2 को। किसको दृश्यम 2 का आपका घोषित किया गया है। और ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा हेतु बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल विजेता घोषित किया गया है। आर माधवन को रॉकेटरी हेतु बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसे प्रतिबंधित होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबंधित होते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों सरकार के स्वरूप संविधान स्रोत से
संबंधित प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप मिलता है। प्रसिद्ध न्यायविद एवं संविधान के आदर्शों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप मिलता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा द्वारा रखे उद्देश्य प्रस्ताव में हुआ था। प्रस्तावना अमेरिका संविधान प्रथम लिखित संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा यहीं से तो भारतीय संविधान में लिया गया है स्रोत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और संविधान के अधिकतर उपबंधों को भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार करने से नए संविधान का आकार बढ़ गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से उधार इसलिए लिया गया है क्योंकि लोग विद्यमान पद्धति से सुपरिचित हो गए थे। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज या जिसमें 3 से 21 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसके तहत 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सबसे सर्वोच्च है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान किसका है? तो वो है आपका संविधान। किसका है? संविधान का। 89 का ऑप्शन सी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता और राज्यों के बीच संबंधों का विनियमन करता है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकसभा का जो अध्यक्ष हो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आपका उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देता है और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं। और संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से हटा सकती है, परंतु शर्त सिर्फ यह है कि कम से कम 14 दिन पहले इस बात की सूचना दी जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है? तो 91 का ऑप्शन ए सही है, यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस बात करें कि अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्वहीन समूहों एवं हितों को कानूनी या वैधानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया है और इसे इस तथ्य के आलोक में शुरू किया गया है कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार आबादी के महत्वपूर्ण भागों एवं हितों की अपेक्षा अपनी सेवाएं देने में विफल रहते हैं। और भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है और इसकी शुरुआत 1980 के दशक के प्रारंभ में आसपास में हुई थी तथा इस अवधारणा के प्रवर्तक न्यायमूर्ति PN भगवती तथा न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन कभी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टीम ने सर्वोच्च जो संतोष ट्रॉफी है इस बार जीती है? तो 2023 में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह है एनी अर्नॉक्स और 2022 का मिला है। और इससे पहले किसको मिला था? तो वो अब्दुल रजाक गुरनाहा का मिला था। 94 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को कितने बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? ये आपका 6ठी बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और बात करें कि जो इंदौर शहर लगातार 6ठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंदौर के बाद सूरत और नवी मुंबई का स्थान आता है। राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट परफिक्स डोंट बी। तो यहाँ पर क्या होगा? अनकाइंड टू एनिमल। 96 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, अनकाइंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट सफिक्स सी लिव्स म्यूजिक
तो म्यूजिकल हो जाएगा, म्यूजिकल प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही 97 का। नेक्स्ट प्रश्न हम चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बेलो। थीप्स टुक अवे ऑल द मनी। तो 98 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय थीप्स, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव फ्रॉम फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बेलो। यहाँ पर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में जो नॉट नाट रहता है ना, इसको हटा देते हैं इंटरोगेटिव बनाते समय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैन द डेफ हियर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 99 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो फ्लाई इनटू ए पैशन, मतलब जल्दी आपको गुस्सा आ जाना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बी बिकम एंग्री सडनली। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लाई इनटू ए पैशन होता है इसका अर्थ जो होता है वो होता है अकस्मात आग बबूला होना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ही हो जाएगा टू बिकम एंग्री सडनली। तो नेक्स्ट में मिलते हैं, जय हिंद।